आखिरकार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही गए। ना 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 दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए। इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। इसी बात को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा आज। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। शुरुआत में मैंने जो शब्द कहा कि आखिरकार राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन ही गए, उसी बात पर आज का मुद्दा यही होगा। संसद में आपने देखा कि राहुल गांधी ही छाए हुए थे। राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज और नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज ये कह रहा था कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। आज उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, ऐसा संसद में सबको महसूस हो रहा था, दिख रहा था, लग रहा था। चलिए इसकी बात करते हैं। टेक्निकली राहुल गांधी अभी संसद में विपक्ष के नेता बने हैं, यानी प्रतिपक्ष के नेता चुने गए हैं। यह एक संवैधानिक पद है और इसमें बहुत से अधिकार उनके पास हैं, होंगे। और अगर संवैधानिक रूप से इसका विश्लेषण किया जाए तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आखिरकार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही गए। दूसरी बात, आज नरेंद्र मोदी को भी राहुल गांधी का परिचय मिल गया। नरेंद्र मोदी को यह पता चल गया राहुल गांधी कौन है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, किसी गोदी चैनल को, डाबर चैनल को, सुपारी चैनल को नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देते हुए यह कहा था कि कौन राहुल। उन चैनलों के डाबरों के सवाल पर, और बड़ी बेशर्मी से वो भी हंसे थे, यानी सवाल करने वाला और सवाल जवाब देने वाला दोनों हंसा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी को पता चल गया, आज नरेंद्र मोदी को परिचय भी मिल गया, आज नरेंद्र मोदी का सामना भी हो गया, नरेंद्र मोदी को सामना भी करना पड़ गया, आज नरेंद्र मोदी को हाथ मिलाना भी पड़ गया और आज नरेंद्र मोदी को साथ लेकर चलना भी पड़ गया। राहुल गांधी कौन है? चलिए, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं कौन हूं, बताते हैं अपने बारे में अपने कामों से। आपने देखा है उनको 2 यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा करते हुए, और उसमें उन्होंने अपना परिचय बखूबी इस देश को दे दिया। आज देश ने भी उन पर पूरा भरोसा जताया। छीना झपटी, लूट खसोट, बेईमानी के बल पर नरेंद्र मोदी फिर देश के दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री बन गए। यह देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, यह देश का दुर्भाग्य है। और देश के ही दुर्भाग्य से ओम बिरला भी फिर से स्पीकर चुन लिए गए हैं। यह भी देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दोस्तों, वो आदमी जिसने, अगर कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के बाद लोकतंत्र की हत्या खुलकर जिसने की हो, वो है ओम बिरला। मैं नहीं समझता कि संसदीय इतिहास में उनसे बड़ा विलन कोई होगा। न पीछे, न भूतो, न भविष्यत। भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा और पीछे भी नहीं। 200 सांसदों को एक साथ निलंबित करना, यह इतिहास जिस आदमी ने बनाया, ओम बिरला नाम के, उसे फिर से संसद ने स्पीकर बना दिया। किसने बनाया, यह सवाल उठता है। मोदी और मोदी जनता पार्टी तो बनाएगी क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें जेल जाने से बचना है, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बचाए रखना है, क्योंकि बहुत से अत्याचार और अभी करना बाकी है इस देश पर, जो ओम बिरला के द्वारा करवाया जाएगा। इसलिए वो तो बनाएंगे ही। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन्होंने, जो विपक्षी पार्टियों ने भोगा उनके कर्मों को, ओम बिरला के कर्मों को, नरेंद्र मोदी के कर्मों को, वो कैसे आज ओम बिरला के साथ खड़े होकर उन्हें स्पीकर बना दिया, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। ये जवाबदेही उनकी भी बन जाती है। मैंने कहा
कि संसदीय इतिहास में उन्होंने जो किया है, अब उसकी जिम्मेदारी नीतीश और नायडू पर भी आती है। यह सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा समय समय पर कि आपने ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाने में और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में जो सहयोग किया है, आपके सहयोग से बने हैं, तो आपको यह बताना होगा कि नरेंद्र मोदी के काम कैसे रहे 10 सालों में और 5 सालों में ओम बिरला ने क्या किया और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की। तो क्या आप ओम बिरला के जैसे लोकतंत्र के हत्यारे के साथ खड़े हैं? और खड़े हैं तो इसका मतलब आप उनके पापों के भागीदार भी हैं, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा। अब रही बात राहुल गांधी की, आपने देखा संसद में राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। नरेंद्र मोदी काफी बौने हो चले हैं और उन्होंने संसद शुरू होने से पहले जो बातें की वो भी उनके बौनेपन का, उनके अज्ञान का ही एक परिचय था। उन्होंने कहा लोग नखरे करते हैं, लोग ड्रामा करते हैं, सारे असंसदीय शब्द जिनको उन्होंने संसद में असंसदीय बनवा दिया, वो सारे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया। खैर, पढ़े लिखे नहीं हैं, इस तरह की गलतियां तो कर ही सकते हैं। रही बात संसद के चलने की, ओम बिरला संसद में स्पीकर बनते ही अपनी सोच का परिचय दे दिया। उन्होंने याद दिलाई कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, शायद कल के दिन, आज वो याद दिलाए, ठीक है। लेकिन ओम बिरला ने ये एक बार भी नहीं याद दिलाया कि आज भारत किस हालात से गुजर रहा है। क्या आज भारत में इमरजेंसी नहीं है? क्या भारत में इमरजेंसी लगी हुई नहीं है? अघोषित इमरजेंसी लागू नहीं है? अगर इमरजेंसी नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जेल में कैसे हैं? ईडी से छूटते हैं, ईडी नहीं छोड़ती, कोर्ट के जरिए, तो सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। अब सीबीआई से लड़ेंगे। कहने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र को कुचलते हुए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालकर, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? और एक नहीं, दो मुख्यमंत्री इस समय जेल में हैं। इसके बाद न जाने कितने ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, सवाल करने की हिम्मत रखते हैं, उनके कामों पर सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, ऐसे न जाने कितने पत्रकार, बुद्धिजीवी आज भी जेल में हैं। और जो जेल में नहीं हैं उन पर भी लगाम लगाने की कोशिश डायरेक्टली इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी कर ही रहे हैं। यहां तक कि उनकी अगली लड़ाई यूट्यूब से है, यानी हमसे और आपसे है। हमारी और आपकी आवाज भी बंद करने की कोशिश में, प्रयास में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं और कर भी सकते हैं, कर भी लेंगे, शायद आगे देखा जाएगा। वो आदमी इमरजेंसी की बात करे, अच्छा नहीं लगता। उस समय देश के कुछ लोगों ने कुछ न कुछ गलत किया होगा, कर रहे होंगे या प्लानिंग कर रहे होंगे, या ये आप समझ सकते हैं कि उस समय आरएसएस जैसे लोग भी तो रहे होंगे जिनके कारण इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। खैर, ना मैं इमरजेंसी का समर्थन करता हूं, ना मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, बात तो मैं आज के इमरजेंसी की कर रहा हूं। हम और आप आज इतने आगे आने के बाद भी इमरजेंसी जैसे हालात में जी रहे हैं। मैं भी जेल जाके आ चुका हूं नरेंद्र मोदी के कहर से ही, और न जाने कितने बेचारे अभी भी जेल में हैं। धन्यवाद उनको जिन्होंने मुझे जेल से बचाया, नहीं जेल में रहने दिया। और अगर मैं सीधे कहूं तो योगी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के कहर से मुझे बचाया। खैर, इस पर कोई बात नहीं, तो होता रहता है। जब हम सवाल उठाएंगे, जब हम बात करेंगे, जब हम न्याय की बात करेंगे, जब हम एक अराजक व्यक्ति, अराजक सोच रखने वाले
प्रधानमंत्री से उसका काम गिनाएंगे तो जेल जरूर जाएंगे। और ऐसे बहुत से लोग अभी भी जेल में हैं। और कोई ये कैसे कह सकता है कि आज इमरजेंसी नहीं है? खैर, वो एक अलग बात है। अखिलेश यादव ने भी, राहुल गांधी ने भी संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। धन्यवाद प्रस्ताव में ओम बिरला के बोलते हुए, उनके स्वागत में बोलते हुए उन्हें याद दिलाया कि उनके कर्म कितने बुरे रहे हैं। हालांकि कुछ मिनट बाद ही उन्होंने फिर से अपना वही कर्म और वही जलवा संसद में दिखा दिया। फिर संसद चिल्लाया, फिर विपक्ष हाय तौबा किया। लेकिन ओम बिरला तो ओम बिरला ही हैं, वो कहां सुधरने वाले हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा मेरे दोस्त कि जितना देश के दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उतना ही देश का दुर्भाग्य इस बात के लिए भी माना जाएगा कि ओम बिरला संसद के स्पीकर बन गए। हालांकि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं हुआ, सर्वसम्मति से नहीं बने, चुनाव हुआ। और संख्या बल जब नरेंद्र मोदी के साथ है, नीतीश और नायडू जैसे पूछ हिलाने वाले लोग, अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाले लोग, अपने जमीर को बेच खाने वाले लोग इस देश में हैं, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और ओम बिरला स्पीकर भी। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि नीतीश और नायडू इसके लिए शर्मिंदा होंगे, ये तो वक्त बताएगा। वो अपनी पार्टी बचा पाएंगे या जो नरेंद्र मोदी के साथ अब तक खड़े रहे, जिनका वजूद खत्म हो गया, उनसे कुछ सीख लेंगे। खैर, सीख तो कोई लेता नहीं, अपने उसी राह पे फिर से चल देता है। मेरे दोस्त, कुछ और मुद्दे आपने देखा होगा। नरेंद्र मोदी ने आज अपने अमृतकाल की फिर बात की, देश के विकास की फिर बात की। झूठ और जुमलेबाजी उनका बदस्तूर जारी है, क्योंकि देश के दुर्भाग्य से वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन देश तो भुगत रहा है, और देश का आम आदमी, देश के लोग जितना भुगत रहे हैं, उससे ज्यादा तो हमारे भगवान श्री राम भुगत रहे हैं। आपको पता ही होगा कि नवनिर्मित अयोध्या धंसती जा रही है, जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, और मात्र एक छोटी सी बारिश में निश्चय ही वहां जो काम हुआ है वो उसका ठेकेदार कोई ना कोई गुजराती ही रहा होगा। क्योंकि आज यही मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है कि नरेंद्र मोदी पूरे देश को बेचकर या तो गुजरात को दे रहे हैं, या पूरा देश ही गुजरात को बेच रहे हैं, खास करके अपने अडानी अंबानी जैसे भाइयों को। और उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। पूरे देश के साथ साथ भगवान राम भी भुगत रहे हैं। सुना तो यहां तक गया है, सोशल मीडिया में तस्वीरें जो आ रही हैं, अगर उसको माना जाए तो हमारे और आप जैसे गरीबों के घर में छत से पानी टपकता हो, बात मानी जा सकती है। लेकिन अरबों रुपए के लूटपाट से लोगों के से खसोटे गए चंदे के रूप में, यहां तक कि कॉलर पकड़ के भी चंदा मांगा गया था। इसे आप वसूली कहेंगे, चंदा मांगना नहीं। फिलहाल जैसे भी उन पैसों का कहां इस्तेमाल और कैसा इस्तेमाल हुआ कि भगवान श्री राम को भी आज चूते हुए छत के नीचे रहना पड़ रहा है। यानी भगवान श्री राम का भी घर टपक रहा है, घर में पानी टपक रहा है। जहां नरेंद्र मोदी जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर ले जाकर के बिठा दिए, समय से पहले बिना मंदिर बने, यानी पूरे बिना शरीर का निर्माण हुए, प्राण प्रतिष्ठा करके आ गए। बुरा तो होना ही था। नरेंद्र मोदी अपने आप को बुराई से ही थोड़े दिन के लिए और बचा गए, फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन भगवान श्री राम के साथ तो छल ही हुआ, क्योंकि आज वो टपकते हुए छत के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं।
जिन्हें कभी भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने उंगली पकड़कर वहां ले जाकर बिठाया था, दिखाया था ऐसा। और वैसे भी नरेंद्र मोदी को ही जब विष्णु का अवतार मान लिया गया है, उनके लोग मानते हैं, हम नहीं, तो मान लिया गया है, फिर हम समझते हैं भगवान राम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। इसे आप जो भी समझें, लेकिन हो तो कुछ ऐसा ही रहा है। और यह हो भी रहा है तो नरेंद्र मोदी के उस सोच की, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, और नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद, अडानीवाद, अडानी प्रेम, गुजरात प्रेम, ये इन सब का परिणाम आपके सामने है। मेरे दोस्त, अरविंद केजरीवाल जेल से निकले ना निकले, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल से निकले ना निकले, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए देश के दुर्भाग्य से, और ओम बिरला फिर से संसद में स्पीकर बन गए संसद के दुर्भाग्य से, और इनडायरेक्टली देश के भी दुर्भाग्य से। कुछ जो भी हुआ इन दिनों, अच्छी बात अगर एक ही हुई कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मेरे दोस्त, शैडो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी देश के शैडो प्रधानमंत्री बन गए, यानी विपक्ष के नेता बन गए। नरेंद्र मोदी के लिए राहें उतनी आसान नहीं होंगी। नरेंद्र मोदी अगर अपने वादे पर अमल करेंगे, जो कि करने की उम्मीद नहीं है, तो 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को खुद इस्तीफा देकर मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, ऐसा आरएसएस सोचता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इस बात का, अपने इस वादे का पालन करेंगे जो अंदर से बातें हराई हैं। मुझे तो यह लगता है कि नरेंद्र मोदी मोहन भागवत को उठाकर जेल में न डाल दें, देश में इमरजेंसी ना लगा दें, आरएसएस पर बैन न लगा दें। मतलब इस तरह के कामों की उम्मीद आप नरेंद्र मोदी से कर सकते हो। देश के विकास के बारे में सोचना आपकी भूल होगी। रही बात नरेंद्र मोदी के ओम बिरला, आज जो इमरजेंसी की याद दिलाई उन्हें, इस समय के इमरजेंसी की कोई चिंता नहीं है। होगी कैसे? एक दिन जब ओम बिरला भी नरेंद्र मोदी का ही शिकार होकर कहीं अंदर पड़े रहेंगे, तब शायद उन्हें एहसास हो कि उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भूल और गलती की है। इस देश को वो परिणाम तो भुगतना पड़ रहा है। देश ने अपना फैसला दे दिया था, देश ने नरेंद्र मोदी के विरोध में वोट किया था, देश ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं चुना था, देश नरेंद्र मोदी को 240 सीटें नहीं दी हैं। 97 सीटें अगर आप गुणा भाग करेंगे तो 97 सीटें नरेंद्र मोदी हरियाणा की स्टाइल में, यानी चंडीगढ़ वाले मेयर वाले चुनाव की स्टाइल में हासिल की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को कितनी सीट मिली है ओरिजिनली, उनके अपने कामों को देखते हुए। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी को 143 सीट मिली है। यह देश के आम आदमी का निर्णय था, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपनी क्षमता के बल पे बदला और फिर से देश के दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री बने। आगे क्या होगा ये देखने को मिलेगा, देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी कब तक रहेंगे, कब तक सरकार चलेगी, यह भी देखने की बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि संसद में राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी आज भी, आपको संसद की पूरी कार्रवाई को देख लीजिए, संसद में जो एटीट्यूड है, संसद में जो दिख रहा है तस्वीरों के जरिए, अगर उसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी कोई मंत्री हैं, शायद मंत्री भी नहीं। ये आपको, और ये यही होने वाला है आगे चल करके, कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही, या जितना भी समय लगे। ये तो निश्चित है कि हर पाप का अंत होता है, हर अन्याय का कहीं ना कहीं अंत होता है, होगा।
राहुल गांधी संसद में पुरजोर तरीके से अब देश की समस्या को उठाएंगे। देश इतनी उम्मीद करता है, और अब तो जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया है तो देश के प्रति राहुल गांधी की जवाबदेही और बढ़ गई है, कांग्रेस की जिम्मेदारी के साथ साथ, एक संसद सदस्य होने के साथ साथ। और मुझे उम्मीद है कि वो बखूबी निभाएंगे। मुझे लगता है, या मेरा अनुमान है, सही भी हो सकता है, कि बहुत जल्द एक भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे फिर से यात्रा निकलने वाली है, और वो यात्रा शायद नरेंद्र मोदी से इस देश को मुक्ति दिलाए।